आप सबका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और यह आपका सेमेस्टर 3 के जो विद्यार्थी हैं, सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सेमेस्टर 1 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो यह आज का जो विषय वस्तु है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास विषय का यह टॉपिक बौद्ध धर्म। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है आपको सेमेस्टर के एग्जाम्स में, बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। या कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की जीवनी को लिखें। कई बार यह पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म विश्व शांति को स्थापित करने में अपना क्या योगदान करता है, क्या भूमिका का निर्वहन करता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक इसमें प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई, कब से हुई और इसकी उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है, यानी किसने किया। माय डियर, पहली बात तो यह है कि कोई भी अगर धर्म होता है तो किसी भी धर्म की उत्पत्ति उन परिस्थितियों में होती है, उस परिवेश में होता है जब उस समय की जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो या हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, अगर हमारे अनुरूप नहीं रहता है, लोगों के लिए अनुकूल नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में नए धर्म सामने आते हैं। जब भी कोई नया धर्म पैदा हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उस समय विशेष की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही हुई है। बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, यह भी इस तरह की परिस्थितियों से अछूता नहीं रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा के जन्म से लगभग 600 साल पहले सैकड़ों धर्म आंदोलन हुआ। यानी ईसा के जन्म से लगभग 600 साल पहले सैकड़ों धर्म आंदोलन हुए। उन धर्म आंदोलनों में सबसे ज्यादा जिसे प्रसिद्धि मिली, सबसे ज्यादा जिसको लोकप्रियता मिली, उसमें 2 धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। पहला जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस तरह के धर्म आंदोलन क्यों हुए। तो माय डियर, हम सब जानते हैं कि जो वैदिक पीरियड था, जो वैदिक काल था, तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी जो वैदिक एज था उसकी काल अवधि जो थी, कालखंड जो था, वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। हम सब जानते हैं, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के दौरान की जो अवधि थी, उस अवधि को हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक काल। उस अवधि को ऋग वैदिक काल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उस काल में ऋग्वेद की रचना की गई। वह ऋग्वेद जो संसार की सर्वाधिक प्राचीनतम लिखित ग्रंथ मानी जाती है। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड है, उस कालखंड को हम लोग कहते हैं
उत्तर वैदिक काल। अब चूंकि वैदिक काल जो था वह एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। चूंकि सभ्यताएं दो तरह की होती है, एक नगरीय सभ्यता होती है, दूसरी ग्रामीण सभ्यता होती है। नगरीय सभ्यता का मतलब ये होता है, अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में आज के संदर्भ में देखें तो नगर कहलाने के लिए कई मापदंड बनाए गए, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण मापदंड है कि नगर वह कहलाएगा जहां की जनसंख्या कम से कम 5000 व्यक्ति हो। दूसरा जो मापदंड है वह है कि वहां के जनसंख्या घनत्व आज के परिप्रेक्ष्य में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे हुए हो। तीसरी मान्यता है कि जहां की 2/3 जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। और चौथी जो मापदंड है वहां है कि वहां कोई कंटेनमेंट एरिया हो, नगर पालिका हो, नगर निकाय हो, तो उस बस्ती को हम लोग नगरीय बस्ती या नगरीय सभ्यता हम लोग कहते हैं। लेकिन ग्रामीण सभ्यता कहलाने के लिए जरूरी है कि जहां की 75% आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई हो या कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई हो, जैसे कृषि और पशुपालन में लगी हुई हो, तो वैसे सभ्यता को हम लोग ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक सुनियोजित यानी वेल डेवलप्ड एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सोसाइटी थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से शुरू होती है। लेकिन जो आर्यन लोग थे, जो वैदिक काल के संस्थापक थे, आर्यन लोग वो पशुपालक थे। वे कैस्पियन जो सागर है, जो कैस्पियन सी है, जो संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो वहां का आसपास कोई क्षेत्र है उसको मैक्स मुलर ने बैक्ट्रिया प्रदेश कहा। मैक्स मुलर बहुत बड़े इतिहासकार, उन्होंने बैक्ट्रिया प्रदेश कहा और उस बैक्ट्रिया प्रदेश को मध्य एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चूंकि वह जो क्षेत्र था वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध था। उन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ये आर्यन लोग अपने पशुओं को पालते थे, चराते थे। ये अपने पशुओं को चराते चराते बहुत दूर निकल गए और अफगानिस्तान और पंजाब के प्रांतों तक चले आए। तो जब मध्य एशिया से इधर आए तो उनको यहाँ की जलवायु, यहाँ का कंडीशन काफी अच्छा लगा और इस तरह से ये लोग बढ़ते बढ़ते सदा नीरा नदी तक चले आए। सदा नीरा नदी जिसको आज हम लोग गंडक नदी के नाम से जानते हैं। आप लोग गंडक नदी से भली भांति परिचित हैं। तो उसी गंडक नदी को ऋग्वेद में सदानीरा नदी कहा गया। तो ये सदानीरा नदी तक चले आए पशुओं को चराते चराते। तो इनकी जो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, इनके जो जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन था वह पशुपालन था। उसके बाद कृषि थी ऋग्वैदिक पीरियड में। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में इनका मुख्य व्यवसाय हो जाता है कृषि और दूसरा हो जाता है पशुपालन। अब चूंकि उत्तर वैदिक काल में 600 ईसा पूर्व तक आते आते प्रतिदिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ये लोग पशुओं को बलि देते थे, पशुओं की हत्या होती थी। यज्ञ और कर्म कांडों का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया था। तो चूंकि उस समय आज के समान हमारे पास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, हम लोग जो कृषि कार्य करते थे वह कृषि कार्य पशुओं के द्वारा संपन्न होती थी। चूंकि हमारे खेतों की जुताई हल और बैल से होती थी, 4 बैल से, 6 बैल से, 12 बैल से, 24 बैल से जोत कर उनसे खेतों की जुताई होती थी। उस समय आज के समान रासायनिक उर्वरक नहीं था, डाइअमोनियम फॉस्फेट या कंपोस्ट इस तरह की चीजें नहीं थी, बल्कि पशुओं का जो गोबर था जिसको बायो कंपोस्ट कहते हैं, तो पशुओं के गोबर को ही खेतों में डाला जाता था और वही फर्टिलिटी को बढ़ाने में काम आता था, जिसको हम लोग जैविक उर्वरक कह सकते हैं।
तो चूंकि प्रतिदिन जब लाखों की संख्या में पशुओं को बलि दी जाएगी, पशुओं की हत्याएं होंगी, तो फिर हम खेतों की जुताई नहीं कर पाएंगे। जब पशु नहीं रहेंगे तो फिर उनका जो कंपोस्ट है, उनका जो गोबर है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और जब सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वैसी स्थिति में हमारे कृषि कार्य को संपन्न करने में व्यापक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में होगा ये कि हमारी कृषि उत्पादन घट जाएगी। अब उस समय 600 ईसा पूर्व में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी और पशुओं की संख्या में कमी हो रही थी। कृषि कार्यों को अंजाम देने में व्यापक कठिनाई हो रही थी। उसी कर्मकांड और बलि प्रथा को रोकने के लिए सैकड़ों धर्म आंदोलन हुए। उनमें सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त करने वाला धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म साबित हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, तो उसका आंसर एक लाइन में यही है कि उत्तर वैदिक काल में बढ़ते हुए कर्मकांड और बलि प्रथा के प्रतिक्रिया स्वरूप इन धर्म आंदोलनों के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। अब चूंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिसको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। अब ये महात्मा बुद्ध थे कौन? तो माय डियर, आप सबको पता है कि नेपाल की जो तराई का क्षेत्र है, वहां पर एक कपिल वस्तु हुआ करता था। कपिल वस्तु एक प्रांत हुआ करता था, प्रदेश हुआ करता था। उस कपिल वस्तु का राजा था शुद्धोधन। क्योंकि राजा का मतलब ये होता है कि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर हुकूमत करता हो, शासन करता हो, प्रजा के हित में रहता हो, सोचता हो, वह राजा कहलाता था। तो वहां का वो राजा थे, राजन थे कपिल वस्तु, जिनका नाम था शुद्धोधन। और जिस गांव के वो रहने वाले थे, उस गांव का नाम था लुम्बिनी। अब शुद्धोधन का विवाह महामाया के साथ संपन्न हुआ, यानी शुद्धोधन की शादी महामाया से हुई, जो राजा थे शुद्धोधन। उस महामाया